हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। तो आज हम देख रहे हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज किसके, प्रोसेस कॉस्टिंग के और एबीसी सिस्टम के। इसके मैंने आपको जो अनसॉल्व पीडीएफ है ग्रुप में दे दी थी। 22 इसके एमसीक्यूज थे, लेकिन अभी तक आपने सॉल्व नहीं किए। तो देखिए, सेल्फ एवोल्यूशन आपको ही करना है, एग्जाम में जो भी अटैम्प्ट करना है वो आपको ही करना है, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो सॉल्व जरूर कीजिए। इसी तरीके से मैं आपको और भी पर्टिकुलर पीडीएफ प्रोवाइड कर ही रहा हूँ। जैसे देखिए, प्रोसेस कॉस्टिंग और एबीसी सिस्टम नया आपका सिलेबस से रिलेटेड पार्ट है। अब जून 19 में जो सिलेबस चेंज हुआ था उसमें नए ऐड किए गए थे। वैसे लाइफ साइकिल आ गया, काइजन आ गया, जस्ट इन टाइम आ गया, टारगेट कॉस्टिंग आ गया, कॉस्टिंग फॉर डिसीजन मेकिंग आ गया। उसके भी मुझे आपको कवर करवाने हैं। अब ढूंढने में टाइम लगता है। ये देखिए, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पास्ट ईयर के नहीं है। पास्ट ईयर के तो क्या हो गया, कॉपी पेस्ट चिपकाया। लेकिन जनरली इंपॉर्टेंट तो क्या है, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है। तो ये 22 एमसीक्यूज में भी आपके एक दिन मेरे ख़राब हो गए, ताकि मैं आपको पूरे के पूरे प्रॉपर ढंग से प्रोवाइड कर सकूं। लेकिन आप सॉल्व नहीं करते तो फिर क्या होता है, हमारी इच्छा भी खत्म हो जाती है। तो सॉल्व जरूर कीजिए, नहीं तो मैं आगे के प्रोवाइड करूंगा ही नहीं। ये बोल रहा है, बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस इक्विवेलेंट यूनिट्स आर 2500 यूनिट्स, वर्क डन इन करंट पीरियड इक्विवेलेंट यूनिट्स आर 3800 यूनिट्स, एंड एंडिंग वर्क इन प्रोसेस इक्विवेलेंट यूनिट्स आर 5000। देन कंप्लीट इक्विवेलेंट यूनिट्स इन करंट पीरियड आर 1500, 1300। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे कुछ भी नाम बोल सकते हो, 2500 और 1800। अब आप बोलोगे सर कुछ भी नाम बोल सकते हो, तो ये तो होगा ही नहीं, कहने का मतलब हमें पता चल गया। तो चलो ठीक है, इसको हटा दीजिए। तो 15 हो सकता है आंसर, 13 हो सकता है, या 1800 हो सकता है। अब देखिए, जब भी इक्विवेलेंट यूनिट की बात करता है प्रोसेस कॉस्टिंग में, तो वो किससे रिलेटेड है, डब्ल्यूआईपी से रिलेटेड, वर्क इन प्रोसेस। तो आपको पता है कि उस केस में क्या होता है कि आपने एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जो भी गुड्स ट्रांसफ़र किया, तो ज़रूरी नहीं है कि लेबर ओवरहेड पूरी की पूरी यूज़ हुई हो, डिग्री ऑफ कंप्लीशन पूरा हुआ हो। तो उसको हमें क्या करना पड़ता है, इक्विवेलेंट यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये पहले से ही दे रखे हैं, तो आपको निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जब भी इस टाइप का है और इक्विवेलेंट यूनिट आपको पहले से ही दे रखी है, तो आपको कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं करना है। बस टी शेप एक तरीके से सोच लीजिए, यानी टू साइड में आप सोच लीजिए कि क्या आएगा, आपका ओपनिंग स्टॉक होगा, इक्विवेलेंट पहले से ही दे रखा है। फिर आपको पता है कि यहाँ पे जनरली क्या होता है, यूनिट इंट्रोड्यूस आती है कि कितना जनरली मेटल हमने और लगाया है, जिससे रिलेटेड हमने कुछ यूनिट इंट्रोड्यूस की होगी। तो आपको पता है कि ओपनिंग में 2500 यूनिट है, और वर्क डन इन करंट पीरियड कितना है, इक्विवेलेंट यूनिट में 3800 है। तो 25 और 3800 कितने होते हैं, ये हो गए अपने 6300। ठीक है। फिर आपको पता है कि बाय साइड में अगर क्लोजिंग स्टॉक होता है प्रोसेस में, तो बाकी जो पार्ट है, जैसे नॉर्मल लॉस, एब नॉर्मल लॉस तो है ही नहीं। तो देखिए, अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक 5000 यूनिट दे रखा है, तो 6300 में से 5000 यूनिट लेस कर दो, तो बाकी जो बची वो क्या है, 1300। तो यहाँ पे क्या आता है, आपको पता है, यूनिट कंप्लीटेड। अगर आपको ध्यान नहीं है तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन वाले पार्ट में जाके देखिए, आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले मैंने यही बताया था। तो देखिए, यहाँ पे क्या है, 25 प्लस 38, उसमें से माइनस कर देंगे 5000, तो 1300 निकल के आ जाएगा। चलिए, नहीं समझ में आएगा तो अभी जैसे मैं सेकंड वाला पार्ट बताऊंगा, तो उसमें जनरली आपको फॉर्मेट दिखा दूंगा, तब भी आपको समझ में आ जाएगा। अब सेकंड देखिए क्या बोल रहा है। पहले का तो आंसर आ गया बी। सेकंड बोल रहा है, फर्स्ट स्टेप इन प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम इज टू। अब देखिए, फर्स्ट स्टेप अगर आप प्रोसेस से रिलेटेड पार्ट में बोलेंगे, तो उसमें तो आप अकाउंट बनाते हो, तो जनरली आपने वहाँ पे प्रोसेस नहीं देखा। तो आपको पता है कि ज़्यादातर ये जो पार्ट दे रखा है वो किसका दे रखा है, इक्विवेलेंट का ही दे रखा है। तो एक बार मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूँ, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा। अब देखिए, जनरली मैंने ये कवर कर लिया है यहाँ पे, तो ये फॉर्मेट आपको दिख रहा है। तो देखिए क्या बोल रहा है, फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। उसके लिए आप देखिए, यहाँ पे ये इनपुट और आउटपुट की बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, बस यहाँ तक का पार्ट, इसके बाद इक्विवेलेंट चालू हो रहा है, ये रहा। ठीक है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ये चालू हो रहा है। तो ये जनरली क्या बता रहा है कि इनपुट को कैसे आपने यूज़ किया है, और आउटपुट जनरली इंट्रोड्यूस किया है। एक तरीके से बोल सकते हैं, इंट्रोड्यूस नहीं, कंप्लीट किया है। तो आपने ओपनिंग और यूनिट इंट्रोड्यूस के थ्रू कैसे यूनिट कंप्लीट की है, कितना आपका लॉस हो गया, और कितना आपका क्लोजिंग स्टॉक बच गया। अगर बच गया तो लास्ट में आ जाएगा टोटल में कितनी आपकी इक्विवेलेंट यूनिट का पार्ट है। लेकिन यहाँ पे इक्विवेलेंट नहीं आएगा, जनरली यहाँ आएगा इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का। तो ये जो पार्ट है, इनपुट और आउटपुट, ये आपको फ्लो ऑफ आउटपुट बताता है कि आउटपुट का फ्लो कैसे है, कितना यूनिट कंप्लीट हुआ है, कितना नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस हुआ है, और कितना क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट है। फिर उसके थ्रू आपका इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकलता है। जैसे ही आपका मेटल का इक्विवेलेंट निकला, लेबर का निकला, ओवरहेड का निकला, तो आपने यहाँ लिख लिया किसमें, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। इसका मतलब क्या निकालना है आपको, कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है, पर किसके बेसिस पे, इक्विवेलेंट। तो कॉस्ट आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी, ओपनिंग प्लस जनरली जो यूनिट इंट्रोड्यूस की होती है ना, उससे रिलेटेड। वैसे नॉर्मल आप क्या बोलते हो सर, प्रोसेस में हमें ध्यान ही तो है, मेटेरियल, लेबर, ओवरहेड आता है, तो उसकी जो भी कॉस्ट दे रखी है डिवाइड बाय यूनिट कर दीजिए, तो कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट आ जाएगा। अब देखिए, स्टेटमेंट ऑफ इवोल्यूशन बनाना है, यानी आपको एक तरीके से टोटल कॉस्ट पता करनी है। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट किसकी पता करनी है आपको, जो भी यूनिट कंप्लीट हुई है, और अगर क्लोजिंग कोई है बचा हुआ वर्क इन प्रोग्रेस, तो उससे रिलेटेड, तो उसका मेटेरियल, लेबर, ओवरहेड, और क्लोजिंग का भी मेटेरियल, लेबर, ओवरहेड आ जाएगा। ये देखिए यहाँ दे रखा है, नीचे दे रखा है। वैसे ही एबनॉर्मल लॉस का भी दे रखा है। तो आपको इक्विवेलेंट यूनिट दे रखी होगी, कॉस्ट पर यूनिट कर दोगे।
तो आपकी क्या हो जाएगी, इनटू करने से कॉस्ट निकल के आ जाएगी, वो टोटल कॉस्ट का पार्ट बन जाएगी। जनरली यूनिट कंप्लीटेड में क्या होता है कि जो कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट आप अलग अलग निकालते हो तो आप टोटल कर सकते हो, क्योंकि यूनिट कंप्लीटेड क्या होती है, पूरी होती है। लेकिन क्लोजिंग में क्या होता है, डिग्री ऑफ कंप्लीशन पूरा नहीं होता। जैसे मेटल तो पूरा लग जाता है लेकिन लेबर ओवरहेड पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि जो यूनिट कंप्लीट हो चुकी है उस पर लेबर ओवरहेड पूरा लग चुका होगा। जबकि जो क्लोजिंग स्टॉक बताएगा उसमें मेटल 100%, जैसे एग्जांपल में बोल रखा है, लेबर देखिए सिर्फ 50% लगा हुआ है, ओवरहेड 40% लगा हुआ है। तो ये एक एग्जांपल है। तो उस केस में आप क्या करोगे, इसको इक्विवेलेंट यूनिट में कन्वर्ट करोगे। अब मैं पूरा प्रोसेस नहीं बता रहा क्योंकि मैं आपको पहले प्रोवाइड कर चुका हूँ, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो, ये समराइज फ्लो ऑफ आउटपुट बता रहा है। सबसे पहले ये आएगा फर्स्ट स्टेप। उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपने क्या करा, कंप्यूट आउटपुट इन यूनिट्स, तो आपने क्या करा, वो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकाल लिया। उसके बाद आपने क्या करा, कॉस्ट फॉर ईच इक्विवेलेंट यूनिट, यानी कॉस्ट पर आपने इक्विवेलेंट यूनिट निकाल ली और उसके बेसिस पे आपने क्या कर दिया, टोटल कॉस्ट को समराइज कर दिया। तो पहला स्टेप आपका ये है। इस तरीके से कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं। अगर नहीं आ रहा समझ में तो वहाँ पे जाके देखिए, क्योंकि मैं यहाँ पे बताने बैठूंगा तो मेरे क्या होंगे, 10 मिनट और जाएंगे और आप बोलोगे सर वापस बोर कर दिया। तो मेरे को हल्के हल्के से आपको हिंट देने, क्योंकि आपने पढ़े हुए। अगर यूट्यूब पे मैं जनरली सिर्फ MCQs कवर कराता और आपको मैं थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं कवर कराता तो मैं आपको हर पॉइंट के बताता, लेकिन अभी मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है इतने ज़्यादा पॉइंट, ठीक है। अब थर्ड में क्या बोल रहा है, कॉस्टिंग सिस्टम विच क्लासीफाई कॉस्ट इनटू कॉस्ट कैटेगरीज इन ए वे व्हेन एन एक्सपेंस इज इंकर्ड इन प्रोसेस इज कॉल्ड। अब देखिए क्या बोल रहा है कि कॉस्टिंग सिस्टम जिसमें कॉस्ट को क्या किया जाता है, कॉस्ट कैटेगरीज के फॉर्म में क्लासीफाई किया जाता है इस वे में जहाँ पे एक्सपेंसेस उसी पर्टिकुलर प्रोसेस में इंकर हो रहे हैं। जैसे मटेरियल, लेबर, ओवरहेड पहले प्रोसेस में भी लग रहे हैं, फिर आपको पता है कि दूसरे प्रोसेस में भी लेबर अलग से दिखा सकते हो कि दूसरे प्रोसेस के लिए लेबर की कॉस्ट कितनी लग रही है, मेटेरियल कितना लग रहा है। और ओवरहेड अगर नहीं दिखा पा रहे थे तो जनरली आपने क्या निकाल दिया, वही रेट पर जो भी बेस है, बेस क्या है, अगर लेबर ओवर है तो रेट पर लेबर ओवर निकाल दी, अगर मशीन ओवर है तो रेट पर मशीन ओवर निकाल दी, ऐसे। अब याद रखना कि अगर पहले प्रोसेस में आपने क्या कर दिया, लेबर ओवर लिया है, तो ज़रूरी नहीं कि दूसरे प्रोसेस में भी आप बी प्रोसेस में भी लेबर ओवर लिए, ज़रूरी नहीं है। आप मशीन ओवर ले सकते हैं, आप प्राइम कॉस्ट ले सकते हैं, आप डायरेक्ट वेजेज ले सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि कैसे आप ओवरहेड की कॉस्ट को एब्जॉर्ब कर रहे हो, मतलब किस हिसाब से आप रेट निकाल रहे हो, वो आपके ऊपर है, कौन सा बेस आप ले रहे हो, ठीक। उसके बेसिस पे आप क्या करते हो कि पर्टिकुलर पहले प्रोसेस में कितनी लगी है कॉस्ट। जैसे आपने लेबर और लिया तो आपको पता है कि पहले प्रोसेस में, ए प्रोसेस में 300 लेबर और लगे और आपने जो लेबर और के बेसिस पे निकाला वो कितना निकाला, 2 रुपीज़ पर लेबर और निकाला हुआ है, तो 2 × 300 ऐसा आ गया। अब आपने दूसरे प्रोसेस में अगर मशीन और निकाल रखे हैं और 4 रुपीज़ पर मशीन और है, आपको पता है कि दूसरे जो प्रोसेस में उसमें 400 मशीन और काम है, तो 400 × 4 1600। इस तरीके से आप अलग अलग ओवरहेड भी बांट सकते हो या पर्टिकुलर एक प्रपोर्शन के यानी एक बेसिस पे भी बांट सकते हो। आप चाहे तो देख लेना प्रोसेस कॉस्टिंग में, मैंने उसमें भी आपको ये पॉइंट बताया हुआ हल्का सा, ठीक है, जाके देख लेना। तो थर्ड का आपका बी पॉइंट है। फोर्थ देखिए बोल रहा है कॉस्ट दैट आर इंकर्ड इन लास्ट डिपार्टमेंट वेयर प्रोडक्ट हैज़ बीन प्रोसेस एंड विल बी कैरिड टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट फॉर फर्दर प्रोसेसिंग आर कॉल्ड। ये बोल रहा है कि जैसे एक प्रोसेस था, प्रोसेस ए की जो भी कॉस्ट लगी तो आपको पता है कि क्या होता है, जनरली वो बी में जाती है। अगर आपने फिनिश गुड्स के फॉर्म में कोई स्टॉक रोक के नहीं रखा तो जनरली प्रोसेस ए की जो भी सारी कॉस्ट है वो किस में चली जाती है, प्रोसेस बी में। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे बोला जाता है ट्रांसफ़र इन कॉस्ट। क्योंकि प्रोसेस बी का जब भी आप अकाउंट बनाओगे तो क्या करोगे, टू प्रोसेस ए ये तो लिखते थे और इसकी कॉस्ट लिख लेते थे और इसकी यूनिट लिख लेते थे। तो जो आपका प्रोसेस ए का आउटपुट है वो प्रोसेस बी का क्या बन जाता है, इनपुट। तो यहाँ पे क्या हो गया, ट्रांसफर्ड इन कॉस्ट, कॉस्ट आ रही है किसमें, अगले प्रोसेस में, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, ट्रांसफर्ड इन कॉस्ट। तो फोर्थ का आपका आ गया सी पॉइंट, ठीक है। अब अगर आपको फॉर्मेट देखना है तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट। देखिए ये रहा बेसिक मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, प्रोडक्शन ओवरहेड। तो ये क्वेश्चन में दे रखा था और ये मैंने आपको कवर भी करवाया है थ्योरेटिकल पार्ट में, क्वेश्चन भी कवर कराया हुआ है। नॉर्मल लॉस आ गया आपका, जनरली आपको दे रखा था 3000 का 5% समथिंग कुछ दे रखा था, तो इस तरीके से आपका क्या निकल गया, 150 निकल के आया, ठीक है, 5% समथिंग। तो प्रोसेस बी में चली गई है। तो देखिए प्रोसेस बी से रिलेटेड जो भी कॉस्ट है ये यहाँ पे क्या बन गई, प्रोसेस ए से रिलेटेड जो भी कॉस्ट है वो प्रोसेस बी की क्या बन गई, इनपुट बन गई। तो देखिए टू प्रोसेस ए, प्रोसेस बी अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस ए। तो प्रोसेस ए की जो भी कॉस्ट होगी वो क्या बन जाएगी, प्रोसेस बी की इनपुट बन जाएगी, कितनी, 28,500। इस तरीके से आपको देखना है। अब फिफ्थ वाला देखिए क्या बोल रहा है, द प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम इज़ बेस्ट सूटेड फॉर। ये बोल रहा है कि प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम किसके लिए बेस्ट सूटेड है। तो देखिए एक बार मैं आपको PDF में बता देता हूँ कि ये मैंने प्रोवाइड किया हुआ था
यहाँ पे मैंने फीचर बताए थे, प्रोडक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, होमोजीनियस होने चाहिए प्रोडक्ट, ये नहीं कि हेट्रोजीनियस मतलब अलग अलग क्वालिटी के हों, अलग शेप साइज के हों। जब भी आप प्रोसेस निकाल रहे हो यानी प्रोडक्ट निकाल रहे हो तो कंटिन्यूस प्रोडक्शन की बात करते हो, तो उस केस में क्या है, एक ही प्रोडक्ट को आप बार बार प्रोड्यूस किए जा रहे हो, तो जो भी प्रोडक्शन है वो क्या है, होमोजीनियस से रिलेटेड है, मतलब जो भी गुड्स है वो सेम क्वालिटी साइज पैकेजिंग उससे रिलेटेड है। या आप बोल सकते हैं कि जिस भी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो दूसरी कंपनीज में क्या कर रही है, सेम ही प्रोडक्ट निकाल रही है, तो बोल रहा है प्रोडक्ट क्या है, होमोजीनियस है, प्रोसेस क्या है, स्टैंडर्डाइज है। आउटपुट एक प्रोसेस का क्या बन जाएगा, अगले प्रोसेस के लिए वो रॉ मटेरियल कहलाता है, मतलब इनपुट कहलाएगा, और लास्ट प्रोसेस का जो आउटपुट होगा वो फिनिश स्टॉक में ट्रांसफर हो जाएगा। कॉस्ट आर कलेक्टेड प्रोसेस वाइज, इसका मतलब हर प्रोसेस की अलग अलग कॉस्ट निकलेगी, और हर प्रोसेस में जो भी कॉस्ट होगी वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, मतलब मटेरियल, लेबर और ओवरहेड क्या होता है, जनरली इनडायरेक्ट होते हैं जितने भी, तो उस बेसिस पे हो जाएगा। अगर आपका सेमी फिनिश्ड है तो जनरली वो इक्विवेलेंट यूनिट्स के फॉर्म में आ जाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको इक्विवेलेंट आउटपुट के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये सारा पार्ट आपने सीखा था, तो यहाँ पे यही बोल रखा है, एक बार देख लीजिए अब कि प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम वहाँ पे बेस्ट सूटेड है जहाँ पे इंडस्ट्री वेयर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड, गलत। इंडस्ट्री वेयर होमोजीनियस प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड ऑन कंटिन्यूस बेसिस, बिल्कुल ठीक। सर्विस इंडस्ट्रीज ओनली, नहीं। देखिए अगर ओनली बोल रहा है, अब आपको पता है कि प्रोसेसिंग का जनरली जो पार्ट है वो सर्विस इंडस्ट्री में मुश्किल है। हम क्या बोलते हैं कि हमने इनपुट लगाया और उससे क्या निकला, आउटपुट कन्वर्ट होकर आया, और हमें पता है कि एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जनरली पार्ट हो रहा है। ये नहीं कि हम हर पर्टिकुलर प्रोसेस को बोलेंगे कि प्रोसेस कॉस्टिंग में आएगा, ऐसा नहीं है। आपको मैंने एग्जांपल बताया, चलो आपको बताया हूँ, टेक्सटाइल बताया, शुगर बताया, ऑयल कंपनी से रिलेटेड एग्जांपल बताया, तो वो क्या करती है, प्रोसेस कॉस्टिंग को फॉलो करती है। स्टील, शुगर, टेक्सटाइल, केमिकल, ऑयल, ये जितने भी मेरे को ध्यान आ रहे हैं, पेंट, वार्निश, ये मैंने आपको बताया था। तो आपको पता है कि जनरली वही क्या करेंगे, होमोजेनियस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं और कंटिन्यूस बेसिस पे निकाल रहे हैं, तो बी आएगा। और सर्विस इंडस्ट्री नहीं, ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री प्रोसेस कॉस्टिंग का यूज़ करती है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, फिफ्थ का आपका आएगा बी। और चलिए एक एग्जांपल भी देख लीजिए क्योंकि अगले प्रोसेस में काम भी आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल कवर कराया था, ये रहा, केमिकल, टेक्सटाइल, पेपर, स्टील, रबर, शुगर, शू, पेट्रोल एट्सेट्रा, जनरली इसमें काम आता है। इसके अलावा बोलते हैं कि असेंबली जैसे हो, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये मैंने आपको बताया था, उसमें भी काम में आ सकता है। और एक जगह मैंने यहाँ पे भी लिखा था, देखिए, ए कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एन इंडस्ट्री वेयर प्रोसेस कॉस्टिंग में भी अप्लाइड इज शुगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, यहाँ भी मैंने लिख लिया था अलग से। तो देख लीजिए इस तरीके से क्वेश्चन आप क्या आ सकते हैं। तो मैं वही कोशिश करता हूँ कि आपको वही क्वेश्चन मिले जो कि मैंने थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको पढ़ाए हैं और पूरा का पूरा कंटेंट आपको बताया है। तो फिफ्थ का आपका बी आ गया। सिक्स देखिए फटाफट हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेसेस इज लाइकली टू अडॉप्ट ए प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम। तो आपको पता है कि एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस, दूसरे प्रोसेस से तीसरे प्रोसेस, ऐसे जा रहा है, और आपको पता है कि हर प्रोसेस से रिलेटेड मटेरियल, लेबर या ओवरहेड जो भी आप अलग अलग बता सकते हो। तो उस केस में क्या है, आपको पता है कि एक स्टैंडर्ड गुड्स होना चाहिए, होमोजेनियस होना चाहिए। तो प्लांट मैन्युफैक्चर तो क्या हो गया, एक बड़ी, हम बोल सकते हैं कि फैक्ट्री हो गई, उसमें बहुत सारी प्लांट एंड मशीनरी की रिक्वायरमेंट है, तो जनरली इसमें प्रोसेस का पार्ट आपका नहीं आएगा। कंस्ट्रक्शन कंपनीज में भी नहीं आएगा, क्योंकि जनरली क्या कर रही है, कुछ ना कुछ बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन कर रही है, बिल्डिंग विल्डिंग, इससे रिलेटेड पार्ट आ गया। मेन जो किस में आता है लाइकली टू अडॉप्ट, वो शुगर रिफाइनिंग यूनिट्स में आएगा, प्रिंटिंग प्रेसेज में नहीं आएगा। तो सिक्स का जो पार्ट आएगा, क्या आएगा, सी से रिलेटेड आएगा। सेवन देखिए क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेलिवेंट टू प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम। अब आपको बोल रहा है हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट, हेट्रोजीनियस मतलब क्या हो गया, डिफरेंट क्वालिटी के, शेप के, साइज के प्रोडक्ट, जबकि आपको मैंने क्या बताया प्रोसेस कॉस्टिंग में होमोजीनियस। तो यहाँ पे आपको पता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेलिवेंट, तो यही है सेवन्थ का ही। तो इसका मतलब ये तीनों रेलिवेंट है, ये तीनों रेलिवेंट है। पहले क्या बोल दिया, यानी बी क्या बोल दिया, रेपिटेटिव प्रोडक्शन, तो ये रेलिवेंट है, बार बार होता रहता है प्रोडक्शन, कंटिन्यूस अभी बताया। हाई प्रोडक्शन वॉल्यूम, तो आपको पता है कि देखिए शुगर रिफाइनिंग, केमिकल, टेक्सटाइल, यानी कपड़े से रिलेटेड बोल दिया। तो जो भी आपने पर्टिकुलर प्रोसेस बोले उसमें जो आउटपुट निकल के आता है वो बहुत ज़्यादा निकल के आता है। लो प्रोडक्शन फ्लेक्सिबिलिटी, इसका मतलब क्या है, ये नहीं कि आप किसी पर्टिकुलर प्रोसेस या प्रोडक्शन को बार बार चेंज कर रहे हो। एक बार अगर आपने एक प्रोसेस अपना ली तो उसी को आप बार बार फॉलो करते रहोगे, आप बार बार चेंज नहीं करोगे, क्योंकि कॉस्टली होती है। इसलिए बोला लो प्रोडक्शन फ्लेक्सिबिलिटी, प्रोडक्शन जो भी चेंज हो रहा है वो हम बार बार नहीं कर रहे हैं, इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि वो कौन सा पार्ट आएगा आपका, प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम का। मतलब अगर आपने एक प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, ए में चले गया, तो ए से बी निकलेगा, बी से सी निकलेगा। अब आपको पता है कि जनरली आप क्या करोगे, जो भी आउटपुट निकला वो सी में निकला, तो आप बीच में रुक नहीं सकते हो। हाँ, आपका नॉर्मल लॉस होने दो, आपका जो एबनॉर्मल लॉस होने दो वो तो होगा ही। नॉर्मल लॉस तो जनरली क्या होता है, एक तरीके से अनअवॉइडेबल होता है। एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, अवॉइडेबल हो सकता है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, अपने एफर्ट के थ्रू रोक सकते हैं।
यानी हमने अगर लापरवाही कर ली तो हमारी वजह से एक तरीके से तो एबनॉर्मल लॉस है, और नॉर्मल लॉस क्या हो गया, अनअवॉइडेबल, जिसको हम चाहते हुए भी नहीं रोक सकते हैं, तो वो सारा पार्ट इसमें आ जाता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 7th का जो आएगा वो ए आएगा। ठीक है, होमोजेनस होता तो सारे रेलिवेंट होते, लेकिन ए क्या है, इररेलिवेंट है। अब देखिए 8th में क्या बोल दिया, ऑन जून 1 डिपार्टमेंट ए हैड 3000 यूनिट 50% कंप्लीट विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड। अभी मैंने आपको बताया था जैसे, तो ज़्यादातर आप देखना कि मटेरियल से रिलेटेड तो पूरा पार्ट कंप्लीट होता है, लेकिन जो भी कंप्लीट नहीं होता वो किससे रिलेटेड होता है, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। अगर आपने देखा होगा, आपको ध्यान हो, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और फैक्ट्री ओवरहेड मिला के क्या बनता है, कन्वर्जन कॉस्ट बनती है। ये भी याद रख लेना, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। देखिए ये बोल रहा है मेटेरियल्स आर एडेड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस, इसलिए इसका मतलब क्या है, जो भी पर्टिकुलर मेटेरियल ऐड किया था बिगिनिंग में वो पूरा 100% यूज़ हो गया होगा। अब देखिए बोला है ड्यूरिंग जून 15,000 यूनिट्स वर स्टार्टेड इनटू प्रोसेस इन डिपार्टमेंट ए। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि 3000 यूनिट में 50% कंप्लीट है, तो बाकी कितना कंप्लीट नहीं है, 50%। मैंने आपको ये बताया था जब भी आपका ओपनिंग का पार्ट है, जितना आपका इनकम्प्लीट है वो इस साल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जितना आपका इनकम्प्लीट है वो इस साल कंप्लीट हो जाएगा। तो 3000 का 50% कंप्लीट है, तो बाकी इनकम्प्लीट कितना है, 50% ही है। तो 3000 का जो इनकम्प्लीट है 50% वो लीजिए, तो कितना होगा, 1500 यूनिट होगी। ये बन गई इक्वलेंट। क्या बन गई, इक्वलेंट। वैसे देखिए यहाँ पे बोल रहा है ड्यूरिंग जून 15,000 यूनिट वर स्टार्टेड इनटू प्रोसेस इन डिपार्टमेंट ए। अब आपको पता है कि ये जनरली क्या है, यूनिट एक तरीके से इंट्रोड्यूस की गई है। ठीक, यूनिट वर स्टार्टेड इनटू प्रोसेस ए, तो ये तो जनरली पूरी लगी होगी, तो इस केस में क्या हो गया, आपको पता है कि ये 15,000 आएगा। ठीक है, 15 + 1500 कितना हो गया, 16,500 हो गया। ये पार्ट आ गया, 16,500 हो गया। अब देखिए बोल रहा है एट द एंड ऑफ जून द एंडिंग गुड्स इन द प्रोसेस ऑफ 4,000 यूनिट्स वर 80% कंप्लीट विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड। जैसे ओपनिंग में कितने थे, 50% कंप्लीट, तो हमने बाकी 50% ले लिए। लेकिन जब आप क्लोजिंग का पार्ट देखते हो तो आप क्या बोलते हो कि साल के दौरान कितना कंप्लीट हुआ, समझ गए। देखिए ओपनिंग में क्या है, 50% पिछले साल ही कंप्लीट होकर आ गया, तो हमें इस साल का देखना है कि इनकम्प्लीट पार्ट इस साल कंप्लीट होगा, तो इक्विवेलेंट में कितना होगा कन्वर्ट, बाकी बचा हुआ, तो बाकी बचा हुआ कितना था, 50% था। अगर यहाँ पे 60% होता तो यहाँ पे हम क्या करते, 40% करते, ऐसे, समझ गए। लेकिन यहाँ पे 80% है, जो कि क्लोजिंग का बता रहा है कि कंप्लीट हो चुका है, तो मतलब इस साल के दौरान 80% कंप्लीट हुआ है। तो 4,000 का 80% निकालिए, कितना निकलता है, 32। 16,500 में 3200 गए तो कितने बचेंगे, 13,300। तो 8th का आपका क्या आएगा, बी आएगा। 8th का क्या आएगा, बी। ठीक, इस तरीके से आपको निकालना था कि कितनी यूनिट ट्रांसफ़र करनी है। तो देखिए जो मैंने आपको पहला क्वेश्चन करवाया था उसी से लिंक है, वहाँ पे इक्विवेलेंट दे रखा था, यहाँ पे इक्विवेलेंट नहीं दे रखा था। और जनरली मैंने जो ये कवर कराया यहाँ कुछ नहीं बोल रखा, मैंने आंसर देखा था, तो जनरली देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये फीफो बेसिस पे कवर किया हुआ है। किसके बेसिस पे, फीफो या नॉर्मल, मेरे हिसाब से इसी बेसिस पे कवर किया गया है। अब देखिए अगला देखते हैं क्या बोल रहा है, इन प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम व्हेन पार्शियली कंप्लीटेड यूनिट्स आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ फुली कंप्लीटेड यूनिट्स देन दे आर नोन एज। तो आपको पता है कि अगर पार्शियली कंप्लीट, जैसे यहाँ पे देखा था हमने, और उसको हमने क्या कर दिया, 4,000 का 80% कर दिया, तो इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर दिया जनरली, फुली कंप्लीटेड के फॉर्म में, तो वो क्या हो गया, इक्विवेलेंट यूनिट्स में हो गया। तो 9th का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, आपका बी आएगा, इक्विवेलेंट यूनिट। अब 10 देखिए क्या बोल रहा है, इन प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम द मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड और फैक्ट्री ओवरहेड यूजली अप्लाइड यूजिंग। अब देखिए आपको मैंने बार बार बताया हुआ है कि एक प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट होती है। मैंने आपको सबसे पहले ये बताया था कहीं ना कहीं कि ओवरहेड सबसे पहले क्या होते हैं, अलोकेट होते हैं। अलोकेट का मतलब अगर आपको पता है कि वो किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, जैसे आपका क्या है, प्रोडक्शन के 3 डिपार्टमेंट है, P1, P2, P3, और सर्विस के आपके 2 डिपार्टमेंट हैं, S1 और S2। अगर आपको पता है कि कोई पर्टिकुलर वेजेस, जो कि आपका कोई वेज बोर्ड है, वेज बोर्ड मतलब क्या हो गया, एक कोई लीगल बोर्ड है, उसने बोल दिया कि ये पर्टिकुलर इस सर्विस डिपार्टमेंट से रिलेटेड ही है, जो भी मेंटेनेंस या उससे रिलेटेड चार्जेस लगा होगा उसकी कोई वेजेस है वो इसी डिपार्टमेंट से, तो हमें बांटने की ज़रूरत नहीं है, वो हो गया अलोकेट। लेकिन उसके बाद आपको पता है कि कोई भी ओवरहेड दे रखा है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस दे रखा है, किसका, बिल्डिंग का, अब वो ओवरहेड है कितना, 10,000, तो आप कैसे बांटोगे, आप नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स के बेसिस पे बांट सकते हो, आप पावर का जो खर्चा है, जैसे अगर पावर है तो ऑर्स पावर के बेसिस पे बांट सकते हो। तो आपने क्या कर दिया, अपोर्शन, क्या कर दिया, जब भी आप अपोर्शन करते हो तो ये 5 जनों में बटेगा, 5 डिपार्टमेंट में, P1, P2, P3 और S1 और S2। अब देखिए S1 S2 में बढ़ गया, तो आपको पता है कि S1 और S2 किसके लिए काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन से रिलेटेड, तो S1 और S2 के खर्चे हैं वो वापस से क्या होंगे, री अपोर्शन हो जाएंगे। तो पहले आपने क्या करा, अलोकेट किया,
फिर अपोर्शन किया, फिर सर्विस डिपार्टमेंट का जो भी खर्चा है वो सारा का सारा प्रोडक्शन में डाल दिया, जिसे हम बोलते हैं रीअपोर्शन। फिर आ जाएगा टोटल ओवरहेड, इसका ख़त्म, ठीक है। बाकी बचा इनका, तो इनका टोटल ओवरहेड आएगा। अब नीचे डिवाइड क्या करोगे, कोई प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट डिवाइड करोगे अलग अलग बेसिस पे। जैसे देखिए मैंने आपको यहाँ प्रोवाइड किया हुआ है, आप सोचते हैं कि ये करे हुए नहीं है, लेकिन मैंने छोटे छोटे पॉइंट कहीं ना कहीं बता रखे। जैसे देखिए अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड का पार्ट, कि सिंस नॉर्मली इट इज़ प्रैक्टिकल टू आइडेंटिफाई ऑल मेटल लेबर चार्जेज विद स्पेसिफिक प्रोसेसेस, द ओवरहेड एक्सपेंस चार्जेबल टू ए प्रोसेस ऑर्डिनली वुड नॉट कंटेन कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मेटेरियल और लेबर, बट देयर स्टिल वुड बी सेवरल आइटम ऑफ एक्सपेंस दैट डू नॉट रिलेट टू एनी पर्टिकुलर प्रोसेस। ये बोल रहा है कि जनरली जो भी ओवरहेड होता है उसमें नॉर्मली इनडायरेक्ट मेटेरियल लेबर आपका नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो किसी पर्टिकुलर प्रोसेस से रिलेटेड नहीं होते हैं। इसका मतलब वो कॉमन होते हैं, कॉमन होते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसी ना किसी बेसिस पे बांटना पड़ेगा। तो ये बोला इट वुड बी नेसेसरी टू अपोर्शन देम टू वेरियस प्रोसेसेस ऑन सूटेबल बेसिस, डिफरेंट बेसिस दैट आर जनरली अडोप्टेड फॉर मेकिंग सच ए डिस्ट्रीब्यूशन आर स्टेटेड बिलो। तो ये बोल रहा है कि वेरियस प्रोसेसेस में अलग अलग बेसिस ले सकते हो, ये नहीं कि पहले प्रोसेस में वही बेसिस लिया। अगर मान के चलो कि अगर आपका रेंट है तो किसके बेसिस पे, एरिया बेसिस पे। अब ये ज़रूरी नहीं है कि पहले ए प्रोसेस में बी प्रोसेस और सी दे रखा ही है, तो ए प्रोसेस में आपने क्या करा एरिया बेसिस पे, तो बी में भी एरिया होगा, सी में भी एरिया होगा। ज़रूरी नहीं है पहले में एरिया है तो क्या पता अगले प्रोसेस में आपने जो ओवरहेड है वो किसी और बेसिस पे बांटा, क्योंकि अगले प्रोसेस का ओवरहेड ज़रूरी नहीं है कि आपका रेंट हो, वो कुछ और भी हो सकता है। इसलिए जनरली इसने बोल दिया कि अलग अलग प्रोसेस में आप अलग अलग बेसिस ले सकते हो। कहीं दे नहीं रखा लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। तो 10th का जो पार्ट है वो क्या आएगा, ए प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट, ठीक है। 11 देखिए क्या बोल रहा है, इन प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम द प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट इज कंप्यूटेड। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ओनली वंस एंड यूज फॉर ऑल द प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट। से बोला सिर्फ एक बार कैलकुलेट की जाती है और सारे प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट के लिए कैलकुलेट की जा सकती है। देखिए की जा सकती है, कर सकते हो कि आपने कॉमन रेट निकाल ली और हर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में ओवरहेड को बांट दिया। जैसे आपको पता है कि 10,000 के ओवरहेड है और आपने क्या कर दिया, उनको किसके बेसिस पे बांट दिया, प्राइम कॉस्ट के बेसिस पे, जो भी डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर है उसके बेसिस पे। पर आपको पता है कि डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर हर प्रोसेस में अलग अलग होगी। पहले प्रोसेस में 20,000 है और मान के चलो कि जो आपका ओवरहेड है वो कितना निकला कि वो बटेगा कितना 30%, पहले प्रोसेस में, दूसरे में 40% और तीसरे में 30%, तो आपने प्रपोर्शन में बांटा। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग बेसिस पे बटेगी, ऐसा हो सकता है। तो जनरली यहाँ पे ये बोल रहा है सेपरेटली फॉर ईच प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट, जो भी प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट निकलेगी वो सेपरेटली निकलेगी हर प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट के लिए, क्योंकि हर प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट का बेस अलग अलग हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं कि हर प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट का बेस सेम हो, इसलिए सेपरेटली कैलकुलेट की जाएगी। चाहे एक ही बेस हो लेकिन प्रोसेस ए का, बी का, सी का अलग अलग कैलकुलेट किया जाएगा, क्योंकि क्या पता पहले वाले प्रोसेस का मशीन और आ जाए, दूसरे वाले प्रोसेस का लेबर और आ जाए, तीसरे वाले प्रोसेस से रिलेटेड क्या पता प्राइम कॉस्ट का यूज़ कर रहे हो, तो अलग अलग हो सकती है। सी में क्या बोल दिया, ओनली फॉर द फर्स्ट प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट वेयर यूनिट्स आर स्टार्टेड, ये तो गलत है, ये बोला सिर्फ पहले प्रोसेस के लिए। डी में बोल दिया ओनली फॉर द लास्ट डिपार्टमेंट वेयर यूनिट्स आर कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स, मतलब जैसे सी प्रोसेस हो गया और सी प्रोसेस से आपने क्या कर दिया, फिनिश गुड्स स्टॉक में ट्रांसफ़र कर दिया, तो जनरली वहाँ पे बोल रहा है नहीं, यहाँ पे भी नहीं होगा। जनरली क्या बोल दिया, हर डिपार्टमेंट में, हर प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट में सेपरेटली। अब देखिए एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के जनरली है, तो क्या बोल रहा है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम। अब देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, वही ए पॉइंट, यूज ए सिंगल वॉल्यूम बेस्ड कॉस्ट ड्राइवर। बी, असाइन ओवरहेड टू प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट्स रिलेटिव यूजेस ऑफ डायरेक्ट लेबर। मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। यूज ए सिंगल वॉल्यूम बेस्ड कॉस्ट ड्राइवर। देखिए अगर मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, जो कि बताया था थियोरेटिकल पार्ट में, तो वहाँ पे आपने देखा था कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, यूनिट प्रोड्यूस दे रखी है, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर की तो पहले दे रखी होती है क्योंकि वो बटी हुई रहती है। आपको पता है कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड कितनी है वो पहले से ही पता है। लेकिन देखिए जब हम ओवरहेड का पार्ट बोलते हैं तो उसको हमें एक तरीके से निकालना पड़ता है। ओवरहेड आपको क्वेश्चन में दे रखा होता है कि ओवरहेड किससे रिलेटेड है। देखिए जैसे आपको मशीनिंग का बोल दिया, तो जब भी मैंने ट्रेडिशनल सिस्टम का बताया था उसमें क्या बताया था कि जो भी आपकी टोटल ओवरहेड की कॉस्ट है उसको आप किसी एक सूटेबल बेसिस पे, यानी आपको बोल देगा मशीन ओवर, तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन यानी पूरे जो भी हम कंपनी की बात कर रहे हैं उससे रिलेटेड पार्ट को आपने क्या कर दिया, अपॉन मशीन ओवर कर दिया, अपॉन लेबर ओवर कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने एक ही बेसिस पे बांटा, आपने अलग अलग एक्टिविटी की बेसिस पे नहीं बांटा। जबकि आपके डिपार्टमेंट में क्या होता है, मशीनिंग में सेटअप का काम भी होता है, मशीनिंग का काम भी होता है, असेंबली में असेंबली का काम भी होता है और इंस्पेक्शन, मतलब 4 एक्टिविटी है। तो 4 एक्टिविटी है तो उसके बेसिस पे आपके क्या कॉस्ट ड्राइवर हैं। तो आपको पता है कि
एक्टिविटी से रिलेटेड क्या कॉस्ट ड्राइवर है। अगर मैं सेटअप की बात कर रहा हूँ, जैसे मैं मशीन सेटअप की बात कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि इसके लिए कॉस्ट ड्राइवर क्या है, नंबर ऑफ सेटअप। मशीन सेटअप एक्टिविटी है और उससे रिलेटेड क्या है, ये कॉस्ट ड्राइवर है। मशीन ओवर क्या है, अब देखिए आप नीचे देखिए, ये रहा मशीनिंग। मशीनिंग से रिलेटेड मशीन ओवर थे, तो मशीनिंग क्या है, एक एक्टिविटी, और मशीन ओवर क्या है, एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर। वैसे आपने असेंबली देखा था, असेंबली, तो असेंबली कौन करता है, असेंबल कौन करता है प्रोडक्ट को, लेबर, ये मान के चलिए। तो यहाँ पे जनरली असेंबली का पार्ट डायरेक्ट लेबर और से लिया है, तो असेंबली क्या एक्टिविटी और ये क्या हो गया, एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर। वैसे ही नंबर ऑफ इंस्पेक्शन, वहाँ पे शायद इंस्पेक्शन या क्वालिटी चेक दे रखा होगा, हाँ इंस्पेक्शन लिखा हुआ है, देखिए ये रहा, तो ये एक्टिविटी है। और नंबर ऑफ इंस्पेक्शन क्या एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर। तो आपको क्या करना है, इनको डिवाइड करना है। तो आपको किन को डिवाइड करना है, इनको 250 को, 6000 को, 45000 को। तो क्या निकल के आएगी, एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर रेट, क्या निकल के आएगी। तो अलग अलग बेसिस पे है, तो सबसे पहला पॉइंट इसलिए गलत हो गया। तो आपको हर पॉइंट का लॉजिक पता होना चाहिए। यहाँ पे क्या बोल दिया, यूज ए सिंगल वॉल्यूम बेस्ड कॉस्ट ड्राइवर, मतलब आपने सिंगल वॉल्यूम बेस ले लिया, कोई आपने आउटपुट ले लिया, कोई आपने मशीन ओवर ले लिया, कोई आपने लेबर ओवर ले लिया, गलत हो गया। फिर दूसरे में क्या बोल दिया, असाइन ओवरहेड टू प्रोडक्ट बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट रिलेटिव यूजेस ऑफ डायरेक्ट लेबर। इसका मतलब क्या हुआ, आपने डायरेक्ट लेबर के बेसिस पे बांट दिया ओवरहेड को, ओवरहेड अपॉन डायरेक्ट लेबर। जरूरी नहीं है, हम अलग अलग बेसिस पे बांट सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम डायरेक्ट लेबर के बेसिस पे बांटें। तो ये भी अपना क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरा, ऑफन रिवील प्रोडक्ट्स दैट वर अंडर और ओवर कास्टेड बाई ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम। अब देखिए इसके लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने एक क्वेश्चन कवर कराया था जिसमें मैंने क्या करा था, सबसे पहले ये वाला नहीं, हाँ ये इलस्ट्रेशन 4 शायद मैंने कवर कराया था, जिसमें मैंने एक तो क्या है ट्रेडिशनल रेट निकाली थी जो कि डायरेक्ट लेबर और के बेसिस पे थी। फिर मैंने क्या है एक्टिविटी के बेसिस पे निकाली थी। तो अगर मैंने ट्रेडिशनल निकाली थी ना, तो उसकी कॉस्ट मैं बता देता हूँ आपकी कितनी निकल के आ रही थी। हाँ ये दो प्रोडक्ट थे, कंप्यूटर पार्ट और सेल फोन था, अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो 106 और ये 36 रुपीज़ पर यूनिट आ गई थी, ठीक है। लेकिन अगर आप एक्टिविटी के बेसिस पे बांटते तो देखिए ये आ रही थी 74.50। तो देखो 106 से ट्रेडिशनल, ये ट्रेडिशनल थी और ये एक्टिविटी है, तो देखिए कम आ गई। और एक में ऊपर कितनी आ रही थी यार, मैं भूल गया वापस से, क्या करें याददाश्त कमज़ोर है। देखिए 36 ये आ गया और यहाँ देखिए 99। तो 36 से 99, 36 पुराना था और 36 से 99 हो गई, बढ़ गई। तो एक में क्या हो रहा है, कम हो गई, और एक में क्या हो गया, बढ़ गई। एक में कम हो गई और एक में बढ़ गई। तो ओवर कॉस्टेड और अंडर कॉस्टेड पार्ट को आप कवर करते हो इसमें जनरली, कि ट्रेडिशनल के कंपैरिजन में कितना वो ओवर कॉस्टेड हो रहा है, अंडर कॉस्टेड हो रहा है। तो एक्टिविटी एक तरीके से नंबर ऑफ एक्टिविटी के बेसिस पे बताती है, न कि एक कॉमन बेसिस पे। अगर एक कॉमन बेसिस पे करोगे तो वो जनरली ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम होगा, जिसको हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम भी बोल सकते हैं, जो कि गलत हो सकता है। ऑफन रिवील प्रोडक्ट दैट वर अंडर और ओवर कॉस्टेड बाय ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम, तो ये बता दिया, ठीक। तो हम बोलेंगे ये ठीक है, सी। डी बोल रहा है टिपिकली यूज फ्यूअर कॉस्ट ड्राइवर देन मोर ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम। देखिए क्या बोल रहा है कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम क्या करता है, कुछ ही कॉस्ट ड्राइवर का यूज़ करता है, किसके कंपैरिजन में, ट्रेडिशनल कॉस्ट। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम तो एक ही ड्राइवर का यूज़ करता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया एग्जांपल में, डायरेक्ट लेबर और तो वही यूज़ करेगा और किसी का यूज़ नहीं करेगा। अगर मशीन ओवर तो सिर्फ उसका ही यूज़ करेगा और किसी का यूज़ नहीं करेगा। लेकिन एक्टिविटी बेस्ड में क्या होता है, अलग अलग एक्टिविटी के लिए अलग अलग कॉस्ट ड्राइवर। अभी हमने देखा कि 4 एक्टिविटी थी एग्जाम्पल में, तो 4 कॉस्ट ड्राइवर। अगर आपको एग्जाम्पल में या रियल लाइफ में 10 एक्टिविटी का पार्ट बता दिया तो 10 कॉस्ट ड्राइवर होंगे, ठीक है, इसलिए ये गलत हो गया। फिर ई बोल दिया हैव ए टेंडेंसी टू डिस्टॉर्ट प्रोडक्ट कॉस्ट। ऐसा तो जनरली नहीं होता, बल्कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के थ्रू नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ के बेसिस पे कॉस्ट निकलती है। तो कॉस्ट पर एक्टिविटी पता चल जाती है आपको, यानी रेट पर एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर पता चल जाती है, जिससे आपको ये पता चल जाता है कि किस एक्टिविटी, जो अनयूजफुल एक्टिविटी है उसको आपको हटाना है, जो एक तरीके से बेनिफिट आपको नहीं दे रही, उस एक्टिविटी को आपको क्या कर देना है, कम कर देना है। तो बल्कि वो प्रोडक्ट कॉस्ट को तो बल्कि क्या करती है, कंट्रोल करती है, ठीक है, एक तरीके से रिड्यूस करने का काम करती है। तो ये गलत हो गया पार्ट, तो इसलिए 12th का क्या है, सी ठीक है। अब देखिए समझाने में टाइम लगता है ना, क्योंकि आपको पता है कि हर ऑप्शन से रिलेटेड क्या होता है, रॉन्ग ऑप्शन भी आपको पता होने चाहिए। 13 समझ गए, 12th का अपना क्या है, सी आंसर है। 13 में बोल रहा है ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कैन नॉट बी यूज बाय। अब देखिए बोल रहा है कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कौन यूज़ नहीं कर सकता। अब देखिए मैन्युफैक्चरर आपको पता है कि वो भी नंबर ऑफ एक्टिविटी करता है, जैसे अभी हमने देखा कंप्यूटर पार्ट, सेल फोन एग्जाम्पल देखा ना, उसमें बहुत सारी एक्टिविटी थी। फाइनेंशियल सर्विस फर्म आपको पता है कि लोन प्रोसेसिंग से लेकर बहुत सारे काम होते हैं, वो भी करती है, तो नंबर ऑफ एक्टिविटी इसमें भी होगी। बुक पब्लिशर भी नंबर ऑफ एक्टिविटी। तो हर बिजनेस में या हर सर्विस वाले पार्ट में, चाहे आप नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग की बात करो, चाहे आप सर्विस की बात करो, एक्टिविटी तो रहती ही है। तो इसका मतलब सारी जगह काम में आएगी। होटल्स में भी बहुत सारी एक्टिविटी होती है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, नन ऑफ द अबव एज ऑल आर एबल टू यूज़
दिस कॉस्टिंग सिस्टम। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, नन ऑफ द वो, क्योंकि ये सारे के सारे कॉस्टिंग सिस्टम इस ABC का यूज़ कर सकते हैं। अब 14 देखिए क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज फॉल्स, यानी कौन सा इसमें से जो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं या 5 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से कौन सा रॉन्ग है, फॉल्स है। देखिए पहला क्या दे रखा है, ABC कैन नॉट बी यूज बाय सर्विस बिजनेसेस, यही एक तरीके से गलत हो गया। क्यों? क्योंकि आपको बताया कि ABC हर जगह फॉलो हो सकता है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ का पार्ट देखा जाता है। तो आपको बताया चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे सर्विस हो, तो अगर मैंने आपको ये बताया था इसमें देखिए मैन्युफैक्चरिंग, ये फाइनेंशियल सर्विस, इसमें भी यूज़ हो रहा था ना। बुक पब्लिशर ये क्या कर रहा है, एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, लेकिन जो होटल है ये सर्विस भी कर रहा है। तो मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट भी आ रहा है A और C में, और आपको बताया कि B और D में सर्विस का पार्ट भी आ रहा है। तो दोनों ही केस में आपका क्या होता है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का यूज़ किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि सर्विस बिजनेस में भी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का यूज़ होता है। इसलिए फॉल्स कौन सा, यही है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है ABC कैन नॉट बी यूज बाय सर्विस बिजनेस, जबकि किया जा सकता है। तो उस केस में हम बोलेंगे ये फॉल्स है। तो अपना आंसर कौन सा होगा, यही होगा 14 का A। फिर भी आगे पढ़ लेते हैं और कौन कौन से दे रखे हैं, यानी ये सारे के सारे ABC से रिलेटेड हैं और ट्रू है। ABC इन कंजक्शन विद एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट कैन हेल्प ए कंपनी एलिमिनेट और रिड्यूस नॉन वैल्यू एडेड कॉस्ट। आपको पता है कि हर एक्टिविटी से रिलेटेड आपको रेट पता चल रही है। जैसे हमने नंबर ऑफ सेटअप का पार्ट आपको एग्जांपल के फॉर्म में बताया, तो आपको क्या ध्यान आया, जैसे मैंने ये जो पहले एग्जांपल आपको बताया उसमें मैंने आपको क्या बोला कि आपकी जो ये सेटअप की कॉस्ट 150 आ रही है, मशीनिंग की कॉस्ट 750 आ रही है, तो आपको क्या करना है, जो नंबर ऑफ सेटअप और मशीन ओवर है, यानी ये जो 250 और 6000 है, उससे डिवाइड कर लीजिए। अब आपको पता है कि A प्रोडक्ट में कितने सेटअप यूज़ हुए और A प्रोडक्ट में कितने मशीन ओवर हुए, B में कितने हुए, C में कितने हुए, ये आपको पता है। तो जैसे ही आपने एक रेट निकाल दी जो नंबर ऑफ एक्टिविटी के बेसिस पे है, तो नंबर ऑफ सेटअप, नंबर ऑफ मशीन ओवर के बेसिस पे है, तो आपने एक कॉमन रेट निकाल दी जो हर एक्टिविटी से रिलेटेड है। कॉमन मतलब उस टाइप से कॉमन नहीं, आपकी एक्टिविटी के बेसिस पे निकाल दिया आपने, 600 रुपीज़, 125। तो आप अलग अलग प्रोडक्ट पे A B C पे अलग अलग नंबर ऑफ सेटअप के बेसिस पे, मशीन और के बेसिस पे कर सकते हो। तो 600 इंटू जो भी आपको दे रखा था A से रिलेटेड, B से रिलेटेड, C से रिलेटेड, मल्टीप्लाई कर लिया, 125 इंटू कर दिया। इसी तरीके से असेंबली इंस्पेक्शन का कर दिया। तो आपको पता है कि जहाँ पे आपकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है वहाँ पे आप एक तरीके से रेमेडियल मेजर कर सकते हो, यानी एक तरीके से सुधार की जो भी संभावना है वो कर सकते हो। जहाँ पे आपको लग रहा है कि कोई वैल्यूबल एक्टिविटी नहीं है उसको आप हटा सकते हो। तो हम बोलेंगे B बिल्कुल ठीक है। C देखिए, इन कंपैरिजन विद ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम ABC रिजल्ट इन लेस कॉस्ट एवरेजिंग ऑफ वेरियस डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज़। आपने देखा होगा जनरली ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम में बहुत ज़्यादा कॉस्ट चार्ज कर दी जाती है कभी कभी, जबकि ABC में क्या होता है, लेस कॉस्ट निकल के आती है। एवरेजिंग ऑफ वेरियस डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज़, क्योंकि जनरली हमने क्या कर दिया, बहुत सारी एक्टिविटी के बेसिस पे रेट पर एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर निकाल दिया, या जिसको आप एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर रेट बोलते हैं। अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा तो ये पर्टिकुलर फॉर्मूला देख लीजिए, जैसे मैंने आपको ये बताया था अभी। ठीक है, जैसे मैंने बोला ओवरहेड अपॉन एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर। बस यहाँ पे हम जनरली क्या करते हैं, जो भी नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ अगर सेम होती है तो उसका एक कॉस्ट पूल बना लेते हैं। जैसे आपको एग्जांपल के फॉर्म में मैंने बताया था प्रोक्योरमेंट कॉस्ट। प्रोक्योरमेंट में क्या आता है, ऑर्डरिंग का पार्ट आता है, आप माल ऑर्डर करते हो, फिर उसके बाद आप क्या करते हो, इंस्पेक्ट करते हो, उसमें से कुछ ख़राब होता है तो लौटा देते हो, फिर उसको रिस्टोर करते हो। ये मैंने बताया था आपको एग्जांपल के फॉर्म में। तो ये सारा पार्ट एक साथ आ जाएगा और इनसे रिलेटेड जो भी कॉस्ट है वो यहाँ आ जाएगी, और इससे रिलेटेड जो एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर है वो नीचे डिवाइड हो जाएगा कि हम कितनी बार नंबर ऑफ प्रोक्योरमेंट करते हैं, यानी कितनी बार सारा का सारा प्रोसेस करते हैं। अगर मैंने बोल दिया कि साल में 20 टाइम्स, तो नीचे क्या आ जाएगा 20। तो हम क्या बोलेंगे, हर बार में कितनी कॉस्ट लगती है, यानी रेट पर कॉस्ट ड्राइवर क्या है, ये जनरली आपको पता चल जाएगा। तो उस केस में क्या है कि कॉस्ट क्या लगेगी, लेस लगेगी, ऐसे बोल सकते हैं। D इन कंपैरिजन विद ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम ABC रिजल्ट इन मोर कॉस्ट बीइंग क्लासिफाइड एज डायरेक्ट कॉस्ट। हाँ जनरली देखो ठीक है, क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के बेसिस पे हम A प्रोडक्ट, B प्रोडक्ट, C प्रोडक्ट जो हमने एग्जांपल में देखा, तो हमें पता है कि पर्टिकुलर इसकी कॉस्ट कितनी है वो पता कर सकते हैं। हम ये नहीं कि ओवरहेड को कॉमन बेसिस पे एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जनरली हम उनकी एक्टिविटी के बेसिस पे एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो हमें उनकी डायरेक्ट कॉस्ट पता चल जाएगी। जैसे हमें डायरेक्ट मेटल पता रहता है, डायरेक्ट लेबर पता रहता है, वैसे ओवरहेड से रिलेटेड भी हमें पता चल जाएगा कि A प्रोडक्ट से रिलेटेड एक्चुअल में कितना है, B प्रोडक्ट से रिलेटेड एक्चुअल में कितना है, वो इसके थ्रू पता चल जाएगा। E क्या बोल रहा है, ABC टेंड्स टू रिड्यूस कॉस्ट डिस्टोर्शन अमॉन्ग्स प्रोडक्ट लाइन। देखिए क्या होता है कि अगर आप ट्रेडिशनल सिस्टम फॉलो करते हो तो आप कॉमन जैसे रेट ले ले, तो मैंने बताया डायरेक्ट लेबर के बेसिस पे, तो उस केस में क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, जैसे A प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको पता है कि ओवरहेड इतना ज़्यादा लगा ही नहीं है। ओवरहेड मतलब मान के चलो कि इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस हो गया, रेंट का हो गया, जरूरी नहीं कि A प्रोडक्ट में ज़्यादा लगा हो, B और C में ज़्यादा लगा है,
लेकिन कॉमन की वजह से क्या हो गया, वो ए में भी बढ़ गया ज़्यादा। तो इस तरीके से क्या हो गया, कॉस्ट का डिस्टोर्शन हो गया। इसका मतलब क्या है, बी से रिलेटेड और सी से रिलेटेड कॉस्ट ज़्यादा लगनी थी, लेकिन उसका कुछ पार्ट ए में ज़्यादा बढ़ गया, तो एक तरीके से ओवर कॉस्टेड हो गया वो। जबकि एबीसी के थ्रू क्या होता है, वो सही हो जाता है। ट्रेडिशनल में क्या होता है, हम कॉमन रेट लेते हैं, जबकि एबीसी में क्या करते हैं, हम एक्टिविटी बेसिस पे लेते हैं, इसलिए कॉस्ट डिस्टोर्शन क्या होता है, एक तरीके से रिड्यूस हो जाता है, यानी कॉस्ट को आप कंट्रोल कर सकते हो। तो अपना रॉन्ग क्या है, ए, 14 का ए, और बाकी सारे सही हैं। 15 देखिए क्या बोल रहा है, फॉलोइंग टास्क आर एसोसिएटेड विद एन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम। ये प्रोसेस का दे रखा है। वैसे मैंने 22 यानी जो मेरा 22वां क्वेश्चन है वो जनरली क्या है, जून 19 का है, उसमें भी आपका प्रोसेस दे रखा है, ठीक है, तो उस वक्त देख लेंगे लास्ट में। लेकिन अभी जो मैंने एक्स्ट्रा कवर कर रखे हैं वो देख लेते हैं। तो 15 में क्या बोल रहा है, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन रेट्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ड्राइवर, असाइनमेंट ऑफ कॉस्ट टू प्रोडक्ट और आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉस्ट पूल। अगर आपको समझ में नहीं आ रहे और आपने मेरे स्टेप देखे जो कि मैंने आपको ये वाले बताए थे, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि जो भी रिसोर्स है उसको आइडेंटिफाई करो, फिर एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करो, फिर रिसोर्स ड्राइवर को आइडेंटिफाई करो, फिर एक्टिविटी ड्राइवर को आइडेंटिफाई करो, ऐसे बताया था। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करो, सॉरी पहले, फिर उसके बाद रिसोर्स ड्राइवर को आइडेंटिफाई करो, फिर कॉस्ट ड्राइवर को आइडेंटिफाई करो, फिर जैसे आप क्या करोगे, कॉस्ट पूल में यानी जो भी एक्टिविटी से रिलेटेड कॉस्ट है उसमें जैसे ही कॉस्ट ड्राइवर को डिवाइड करोगे तो क्या निकल के आएगी, एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर रेट निकल के आएगी। लेकिन मैंने क्या बताया था, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग प्रोसेस दिया हो सकता है, लेकिन कॉमन इसको देखना याद रखना, ठीक है, इसके बेसिस पे आपको समझ में आ जाएगा और आपका एग्जाम में कभी गलत नहीं होगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, लास्ट में असाइन कॉस्ट टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, कोई एक प्रोडक्ट हो सकता है, कोई एक सर्विस हो सकती है, उसके बेसिस पे क्या करोगे, कॉस्ट को असाइन कर दोगे। जैसे अभी आपने क्या करा था कि आपकी मशीन सेटअप की कॉस्ट आ रही थी, जैसे मान के चलिए 1 लाख आ रही थी, आपको पता है ना, और नंबर ऑफ सेटअप कितने थे, 20। तो आपने क्या करा, जैसे ही डिवाइड किया तो क्या निकल के आया, 5000 रुपीज़ पर सेटअप निकल के आया। अब ए प्रोडक्ट में जो कंज्यूम हुआ यानी सेटअप कितने लगे, 20 नहीं लगे, ए प्रोडक्ट बनाने में सेटअप लगे थे 12, तो 12 इंटू 5000 मतलब 60,000, और बी प्रोडक्ट में कितने लगे थे, 8, तो 8 इंटू 5 40,000। तो उस 60 था उस सॉरी 1 लाख को आपने क्या कर दिया, 60 और 40 में बांट दिया, यानी ए और बी प्रोडक्ट में बांट दिया। तो आप क्या कर रहे हो, जितने भी रिसोर्सेज कंज्यूम कर रहे हैं अलग अलग प्रोडक्ट में, अलग अलग कॉस्ट ऑब्जेक्ट में, उसके बेसिस पे कर रहे थे। तो आके देखिए, जनरली यहाँ पे देखना थोड़ा सा अलग होगा। यहाँ पे बोल रहा है सबसे पहले, देखिए यहाँ पे मुझे कहीं ये नहीं दिख रहा कि यहाँ पे रिसोर्सेज बोल रखा है, एक्टिविटी बोल रखा है, तो मैं कैसे पता करूँगा, मैंने आपको क्या बताया, रेट निकलती है। और रेट कैसे निकलती है, हमेशा याद रखिए कि ऊपर आपका क्या आएगा, कॉस्ट पूल आएगा, मतलब कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी आएगा, COA, ऐसे याद रख लीजिए, और नीचे क्या आएगा आपका, जो भी एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर का पार्ट है, एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर का पार्ट है, ACD। तो आप सोचिए कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉस्ट पूल ये दे रखा है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ड्राइवर ये दे रखा है। जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो क्या निकल के आएगी, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन रेट निकल के आ जाएगी, निकल के आ गई रेट। उसके बाद क्या करोगे, आप असाइन करोगे कॉस्ट किधर, कॉस्ट ऑब्जेक्ट पे, किसी भी पर्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट पे। तो ये 4th दे रखा है, फिर सेकंड आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 3rd आएगा, तो आपका 15 का क्या होगा, D। ठीक है, ध्यान दे देना, कॉस्ट सबसे पहले क्या आएगा, कॉस्ट पूल का पार्ट आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा आपका, एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर का पार्ट आएगा, आइडेंटिफाई करना। उसके बाद क्या निकलेगा, ये रेट निकल के आएगी। जैसे रेट निकल के आई, उसको आपने क्या कर दिया, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या किसी पर्टिकुलर जॉब, किसी सर्विस, उस पर आपने क्या कर दिया, असाइन कर दिया। तो आपका क्या आ जाएगा, 4213, तो 15 का आपका क्या आएगा, D। तो ये आपको सोचना है, अलग अलग प्रोसेस से रिलेटेड अलग अलग आ सकते हैं। अभी देखना आपको 22 वाले क्वेश्चन में भी दिखाऊंगा कैसे आया था। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम, ओवरहेड कॉस्ट आर अप्लाइड टू प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम रिलेटेड मेजर्स। अब देखिए बोल रहा है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं, और ये बोल रहा है कि इसमें से कौन से आपके ट्रू है, ये आपको पता करना है। तो देखिए क्या बोल रहा है, ओवरहेड कॉस्ट आर अप्लाइड टू प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम रिलेटेड मेजर्स। तो आपको पता है ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में यही होता है। वॉल्यूम रिलेटेड मेजर्स का मतलब क्या हुआ, अगर डायरेक्ट लेबर और है तो डायरेक्ट लेबर और एक कॉमन हो गया। जबकि हमने एक्टिविटी में क्या देखा था, अलग अलग बेसिस पे हो सकता है, मशीन सेटअप हो गया, असेंबली का पार्ट है तो आपका लेबर ओवर हो गया, अगर आपका मशीनिंग का पार्ट है तो मशीन ओवर हो गया, इंस्पेक्शन का पार्ट है तो नंबर ऑफ इंस्पेक्शन या नंबर ऑफ क्वालिटी चेक, ये मैंने आपको पहले बताया हुए, तो उन बेसिस पे होगा। प्रोक्योरमेंट कॉस्ट है तो नंबर ऑफ प्रोक्योरमेंट वो कितने लग रहे हैं, उसके बेसिस पे बढ़ सकता है। लेकिन ट्रेडिशनल में तो क्या होता है, एक कॉमन बेसिस पे आपने कंपनी के सारे ओवरहेड को बांट दिया, और उस बेसिस पे क्या हो रहा है, वो अलग अलग प्रोडक्ट पे अप्लाई हो रहा है, और एक कॉमन रेट निकल के आ रही है। जबकि अलग अलग प्रोडक्ट की अलग अलग एक्टिविटी की रेट निकल के नहीं आ रही, गलत हो गया। तो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम थोड़ा क्या है,
हम बोल सकते हैं कि कभी कभी ओवरहेड कॉस्ट को ओवर कॉस्ट कर लेता है या अंडर कॉस्ट कर देता है। तो यहाँ पे एक तरीके से फर्स्ट क्या है आपका, सही है बिल्कुल, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग से रिलेटेड। फिर आपको बोल रहा है ऑल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आर इजीली ट्रेसेबल टू गुड्स प्रोड्यूस। देखिए आप खुद सोच सकते हैं कि आपको पता है कि एबीसी कॉस्टिंग जब भी सिस्टम आता है उसमें क्या करते हो आप, नंबर ऑफ एक्टिविटीज़, मैंने आपको बार बार बताया कि अलग अलग आप कैलकुलेट करते हो प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो उस केस में आप बोल सकते हो कि हर प्रोडक्ट से रिलेटेड, एक्टिविटी से रिलेटेड जो भी कॉस्ट आ रही है वो हर प्रोडक्ट में बट रही है। तो उस केस में जो भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसको आप ढंग से पता कर सकते हो। और हाँ, मैं बोल सकता हूँ कि आप उसको डायरेक्ट कॉस्ट के फॉर्म में ओवरहेड को मान सकते हो, किधर, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम में। यानी इसका काम ही क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्ट कॉस्ट पता करना, जबकि ट्रेडिशनल का ऐसा कोई काम नहीं है, क्योंकि वो एक कॉमन रेट होती है ओवरहेड की, जो मैंने आपको अभी भी बताया। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एक तरीके से गलत है ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम के लिए, जबकि एबीसी के लिए होता तो ये सही रहता। ठीक है, अब थर्ड वाला देखिए क्या बोला, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम टेंड टू डिस्टॉर्ट यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट व्हेन न्यूमरस गुड्स आर मेड दैट आर वाइडली वेराइंग प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट। आप सोचिए कि मैंने आपको क्या बताया कि प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा आउटपुट क्या कर रहे हो, निकाल रहे हो, इनपुट का यूज़ कर रहे हो। तो उस केस में क्या हो रहा है, आपका मेटेरियल लग रहा है, लेबर लग रहा है, तो चलो वो तो आप बांट सकते हो, क्योंकि जब भी आप यूनिट कॉस्टिंग की बात करते हो या एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बात करते हो, डायरेक्ट मेटेरियल, डायरेक्ट लेबर प्राइम कॉस्ट का पार्ट है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या बोल सकते हैं एक तरीके से डायरेक्टली कॉस्ट सेंटर या यूनिट पे अलोकेट हो रहे हैं। लेकिन जब भी हम इनडायरेक्ट की बात करते हैं, मतलब ओवरहेड की बात करते हैं प्रोडक्शन की, या ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, या हम नॉर्मल मान लिए कि प्रोडक्शन ओवरहेड की ही सिर्फ बात कर रहे हैं, तो वो किसके बेसिस पे बढ़ते हैं, वो किसी न किसी पर्टिकुलर बेस पे बढ़ते हैं। डायरेक्ट लेबर, किसी प्री डिटर्मिन ओवरहेड रेट को निकालने के लिए आपको डायरेक्ट लेबर और मशीन ओवर रेट ये जनरली करना पड़ेगा। उस बेसिस पे क्या होगा, रेट जो भी होगी वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे किसी पे ज़्यादा लग सकती है, किसी पे कम लग सकती है। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, ये जो भी कॉस्ट है पर यूनिट उसको डिस्टॉर्ट कर सकता है, और कभी ज़्यादा कॉस्ट लेके आ सकता है और कभी कम कॉस्ट लेके आ सकता है। तो बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट भी ठीक है और थर्ड भी ठीक है। ठीक, तो ये अपना ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम से रिलेटेड है। तो ए बी सी डी ई में क्या आएगा आपका, फर्स्ट एंड थर्ड। सेकंड आपका गलत है, सेकंड आपका किससे रिलेटेड है, ए बी सी कॉस्टिंग सिस्टम से रिलेटेड है इसमें। अब 17 देखिए क्या बोल रहा है, अलोकेटिंग इनडायरेक्ट ओवरहेड टू डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज। अब देखिए यही मैंने अभी आपको बताया था कि जो भी इनडायरेक्ट ओवरहेड है उसको आप क्या कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर सूटेबल बेसिस पे बांट रहे हो, लेबर और मशीन ओवर, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। जिसमें जनरली आपको पता है कि जो मैंने आपको मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बताई थी, तो क्या बताया था, एब्जॉर्प्शन में जनरली ओवर एब्जॉर्प्शन और अंडर एब्जॉर्प्शन आता है, क्योंकि आप क्या करते हो, फिक्स कॉस्ट के एलिमेंट को भी क्लोजिंग स्टॉक इसके वैल्यूशन के लिए ले लेते हो, तो आपका क्या पार्ट आ जाता है, ओवर एब्जॉर्प्शन और अंडर एब्जॉर्प्शन का पार्ट आ जाता है। तो इसलिए हम ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को आजकल प्रेफर नहीं करते हैं लोग, और अलग अलग क्या करते हैं, एक्टिविटी का यूज़ करते हैं, वो लाइफ साइकिल, काइजन, यानी वो क्या कर सकते हैं, जो भी फ्यूचर में ट्रेंड चेंज हो रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, उसके हिसाब से फॉलो करते हैं। एबीसी देखिए कितनी अच्छी है, क्योंकि आपको पता है कि अलग अलग एक्टिविटीज़ के बेसिस पे आप रेट निकाल लेते हो, और उसके बेसिस पे क्या करते हो, प्रोडक्ट में उसकी कॉस्ट को अलोकेट कर लेते हो, वो कितनी अच्छी है। जबकि यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप एक कॉमन बेसिस पे कर रहे हो, और सारी की सारी जो भी कॉस्ट निकल रही है वो हर डिपार्टमेंट में सेम बांट रहे हो। बस किसके बेसिस पे बांट रहे हो, जैसे देखो निकल के आया 4 रुपीज़ पर लेबर और, अब ए प्रोडक्ट के लिए कितने लेबर और लगे, तो वो कॉमन देख लिया आपने। ठीक है, बी के लिए कितने लगे, वो कॉमन देख लिया आपने। इस तरीके से अलग अलग पार्ट आपको दे रखा होगा। तो 17 का आपका जो आएगा वो क्या आएगा, आपका सी, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। 18 देखिए क्या बोल रहा है, ए कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल कॉस्ट विद इन ए सिंगल हेडिंग इज नोन एज। अब देखिए बोल रहा है कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल कॉस्ट विद इन ए सिंगल हेडिंग, इसे बोला जाता है कॉस्ट पूल। आपको मैंने यहाँ पे भी जनरली बताया था, और मैंने जब भी आपको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बताई है तो उसमें डिटेल में बार बार एक ही पॉइंट को 3 बार 4 बार बोल के बताया था कि टोटल कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी कॉस्ट पूल, टोटल कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी। जैसे मैंने आपको अभी भी एग्जांपल बताया प्रोक्योरमेंट कॉस्ट का, उसमें मैंने बताया क्या होता है, ऑर्डरिंग का पार्ट आता है, इंस्पेक्शन का आता है, और एक और क्या बताया था मैंने, स्टोरिंग का पार्ट आता है। तो ये अलग एक्टिविटी हो गई, ये अलग हो गई, ये अलग हो गई। ये जो नंबर ऑफ एक्टिविटी है, अगर आप प्रोक्योरमेंट के बेसिस पे कर रहे हो तो टोटल कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी एक साथ आ गई। तो अगर आप नंबर ऑफ एक्टिविटी को एक ही साथ जोड़ के दिखा रहे हो तो वो एक पूल बन जाता है, और उससे रिलेटेड कॉस्ट को एक साथ दिखा रहे हो तो उसे क्या बोलते हैं, कॉस्ट पूल। तो यहाँ पे यही बोल रखा है, एक कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल कॉस्ट विद इन ए सिंगल हेडिंग, इसे हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट पूल। 18 का क्या आपका डी। 19 देखिए, ए माइनर प्रोडक्ट प्रोड्यूस एट द सेम टाइम एज द मेन प्रोडक्ट में भी नोन एज। देखिए मैंने आपको ये बताया था, इसको हम क्या बोलते हैं, बाई प्रोडक्ट। जब भी आपको बताया कि मैंने आपको कॉस्टिंग फॉर डिसीजन मेकिंग का पहले ही आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया, उसमें मैंने बताया था कि एक बाई प्रोडक्ट का पार्ट होता है। जब भी हम मेन प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसके साथ साथ एक और प्रोडक्ट निकल के आ जाता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था सॉ डस्ट। सॉ डस्ट क्या होता है, आपको पता है कि एक लंबर मिल है
यानी जो लकड़ी के लट्ठे क्या करती है, काटती है। लकड़ी के बड़े बड़े क्या होते हैं, हिस्से होती है, उसके क्या करते हैं, छोटे छोटे हिस्से करती है। तो उसका क्या होता है, बुरादा निकलता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सोडस्ट। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, मार्केट में बेच सकते हैं। अब इसकी हमारी कोई भी कॉस्ट नहीं लगी। हमें पता है कि हमें जनरली क्या करना था, लकड़ी के लट्ठे छोटे छोटे पीस में बांटने थे, उससे रिलेटेड जो भी मिट्टी निकली वो हमने फ्री में बेच दी। तो हम क्या बोलेंगे, इसकी कोई भी कॉस्ट निकल के नहीं आई, उसे जनरली हम क्या बोलेंगे, बाई प्रोडक्ट। ठीक। और एक होता है जनरली आपका जॉइंट प्रोडक्ट, उसमें क्या होता है, आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट इंकर करनी पड़ती है, जिससे आप क्या बोल सकते हो कि आपको क्या होगा, मैं बोल सकता हूँ कि एक्स्ट्रा बेनिफिट हो सकता है। जैसे आपको पता है कि शुगर कैन है, तो उससे क्या बनती है, चीनी बनती है। लेकिन जो भी शुगर कैन का अगर हम बोलेंगे कि कुछ ख़राब हिस्सा हो गया, ख़राब तो नहीं कहने का मतलब वेस्ट हो गया एक तरीके से, जो भी आपने यूज़ कर लिया चीनी बनाने में, तो बाकी जो बचता है आप उससे क्या बना सकते हो, गुड़, जैगरी बोलते हैं ना, तो गुड़ भी बना सकते हो। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रोसेस भी फॉलो करना पड़ता है। तो जनरली वो क्या हो गया, आपका जॉइंट प्रोडक्ट से रिलेटेड हो जाता है। जबकि बाय प्रोडक्ट में क्या होता है, आपको कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि आप उसको बेचोगे तो कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा ही मिलेगा। जबकि जॉइंट प्रोडक्ट में क्या होता है, आप थोड़ा सा क्या कर रहे हो, और एनहांस कर रहे हो, जो भी दूसरा प्रोडक्ट निकल के आ रहा है उसके लिए आप और भी कॉस्ट इंकर कर रहे हो, जिससे वो मार्केट में अच्छे ढंग से बिक सके। ये बोल रहा है माइनर प्रोडक्ट प्रोड्यूस, यानी एक छोटा सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो गया एट द सेम टाइम एज द मेन प्रोडक्ट, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बाय प्रोडक्ट। 19 का क्या आएगा, डी। 20 देखिए क्या बोल रहा है, व्हेन यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ए कॉस्ट सेंटर वुड बी नॉर्मली बी नोन एज। देखिए जो कॉस्ट सेंटर होता है, मैंने आपको क्या बताया कभी ना कभी, कि एक लोकेशन हो सकता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर मशीनरी भी एक कॉस्ट सेंटर हो सकता है, एक प्लांट एंड मशीनरी पूरा का पूरा है, वो भी जगह क्या हो सकती है, कॉस्ट सेंटर हो सकती है। तो कॉस्ट सेंटर जब भी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की बात करते हो, उसमें क्या कहलाता है, कॉस्ट पूल कहलाता है, याद रखना। क्योंकि आपको पता है कि नंबर ऑफ एक्टिविटी आप एक ही जगह कर रहे हो, नंबर ऑफ एक्टिविटी आप एक ही जगह कर रहे हो। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि असेंबली का पार्ट है, तो उसमें आप क्या कर रहे हो, प्रोडक्ट लेके आ रहे हो, उसको असेंबल कर रहे हो, उसके बाद क्या कर रहा है, सामने वाला जो भी क्वालिटी चेक करने वाला है उसको क्या कर रहा है, क्वालिटी चेक कर रहा है, इंस्पेक्ट कर रहा है, तो वो सारा प्रोसेस क्या हो गया, आपके असेंबली वाले पार्ट में आ गया। अगर आप मशीन सेटअप की बात कर रहे हो, तो मशीन सेटअप हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, मशीन सेटअप के बाद ये मान के चलो मशीन ऑपरेट हो रही है, फिर मशीन क्या कर रही है, एक तरीके से रॉ मटेरियल को यूज़ कर रही है सेटअप के बाद, तो वो सारा प्रोसेस क्या हो गया, एक जगह आ गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक कॉस्ट सेंटर बना सकते हो, जिसको आप कॉस्ट पूल बोल सकते हो। तो यहाँ पे 20 में भी आपका क्या आएगा, कॉस्ट पूल ही आएगा, याद रखना। कॉस्ट सेंटर किसी पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड हो सकता है, प्रोडक्ट से रिलेटेड हो सकता है, सर्विस से रिलेटेड हो सकता है, एक्टिविटी से रिलेटेड हो सकता है। तो यहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में क्या हो गया, वो कॉस्ट पूल कहलाया। अब 21 में क्या बोल रहा है, इन एन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इम्प्लीमेंटेशन प्रोडक्ट्स डाइवर्स डिमांड इज बेस्ड ऑन। ये बोल रहा है कि प्रोडक्ट की क्या होती है, डाइवर्स डिमांड होती है, अलग अलग जगह जनरली क्या होता है, प्रोडक्ट डिमांड किया जाता है। तो आपको पता है कि आपको बहुत सारे गुड्स मैन्युफैक्चर करने होते हैं, तो आप बैच साइज़ में भी गुड्स मैन्युफैक्चर कर सकते हो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के थ्रू। जब कॉम्प्लेक्स आपको करना है, देखो क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट्स डाइवर्स डिमांड, तो आपको पता है कि अलग अलग पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड है। जैसे आपने देखा था कि ABC ये प्रोडक्ट निकल रहा है, आपने देखा कंप्यूटर पार्ट्स, और साथ में क्या कर रहे हो, सेल फ़ोन, तो एक ही कंपनी क्या कर रही है, एक से ज़्यादा पर्टिकुलर गुड्स प्रोड्यूस कर रही है। तो ये बोल रहा है कि अगर प्रोडक्ट्स की डाइवर्स डिमांड हो और उस बेसिस पे आप क्या कर रहे हो, अलग अलग प्रोडक्ट निकाल रहे हो, डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हो, तो आप बैच साइज़ में निकालने ही करोगे, कॉम्प्लेक्सिटी तो रहेगी और आप प्रोसेसेस का फॉलो करोगे। तो एक्टिविटी में सारा पार्ट आ जाता है, तो हम क्या बोलेंगे, ऑल ऑफ दीज। जब भी हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग फॉलो करते हैं, तो पर्टिकुलर ये सारे पार्ट आपके आएंगे ही आएंगे। लॉट में निकालते हो, कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी और प्रोसेस को फॉलो करोगे ही करोगे। 22 में क्या बोल दिया, जून 19 का है, देखिए क्या बोल रहा है, फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट अलोकेशन। इसमें क्या बोल रहा है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मेन एक्टिविटी, कलेक्शन ऑफ कॉस्ट पूल। अब देखिए आपको खुद पता चल जाएगा कि सबसे पहले मैंने क्या बताया, रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करो, उसके बाद क्या बोला, एक्टिविटी को, फिर मैंने क्या बताया था, कॉस्ट ऑब्जेक्ट मेरे वाले स्टेप में। लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क क्या है, देखिए यहाँ पे मैंने कॉस्ट ऑब्जेक्ट बोला, फिर मैंने बोला रिसोर्स ड्राइवर पता करो, रिसोर्स ड्राइवर, फिर एक्टिविटी ड्राइवर। जनरली रिसोर्स ड्राइवर आपका आता नहीं है, एक्टिविटी ड्राइवर ही आता है जब भी प्रोसेस वाले पार्ट में आता है, लेकिन फिर भी मैंने कवर करवा दिया, तो आपको समझाता था डिटेल में कि कैसे होता है। उसके बाद देखिए क्या निकल के आती है, रेट निकल के आती है, और रेट के बाद क्या होता है कि जो भी आपने रिसोर्सेज कंज्यूम किए उसके बेसिस पे आप कॉस्ट को क्या कर रहे हो, असाइन कर रहे हो, अलोकेट कर रहे हो किसी पर्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट पे, यानी किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे या सर्विस पे या जॉब पे, जनरली ये बोला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले रिसोर्सेज आपने आइडेंटिफाई करा, कहीं दे ही नहीं रखा, लेकिन एक्टिविटी बोल रखा है, तो ए पार्ट आ गया। अब ए देखिए सब में, फिर अगला देखिए, आपको पता है कि आपको क्या करना था, रिसोर्स और एक्टिविटी के बाद कॉस्ट ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना था, ठीक।
तो आप देखिए कि यहाँ पे जनरली कॉस्ट ऑब्जेक्ट है ही नहीं, रिसोर्स ड्राइवर भी नहीं है, एक्टिविटी ड्राइवर आइडेंटिफाई करने के लिए बोल रहा है। तो एक्टिविटी ड्राइवर तो है सी, लेकिन सी कहीं पे है ही नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब कॉस्ट देखनी पड़ेगी सबसे पहले। तो पहले कॉस्ट पूल देखिए, फिर आप एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर देखिए। तो अब देखिए बस क्या चेंज आया कि मेरे केस में जो मैंने आपको बताया कि एक्टिविटी ड्राइवर आपको दे रखा है और कॉस्ट पूल का पार्ट दे रखा है, और ये देखना कि कॉस्ट ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा। तो चलो कोई बात नहीं, पर कॉस्ट पूल तो दे रखा है। तो आपको सबसे पहले कॉस्ट पूल चाहिए, तब जाके ही तो नीचे एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर आएगा, जो कि आपने पहले 15th वाले क्वेश्चन में भी देखा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कलेक्शन ऑफ कॉस्ट पूल। तो देखिए बी भी सब में आ रहा है, अब डी में नहीं आ रहा, ये एलिमिनेट हो गया। तो हमारा बचा क्या, ए बी और सी बचा। अब देखिए उसके बाद क्या बताया मैंने आपको, बताया कि कॉस्ट पूल के नीचे क्या डिवाइड होता है, एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर। तो डिटर्मिनेशन ऑफ द एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर। देखिए इसमें और इसमें फ़र्क बस किसका होता है, रेट का। तो ध्यान रखना कि जब कॉस्ट पूल में डिवाइड करोगे एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर, तब जाके क्या निकलेगी, एक्टिविटी ड्राइवर रेट निकल के आएगी। तो ए बी फिर सी, ठीक है, फिर ये डी निकल के आया रेट, ये भी ठीक है। फिर उसके बाद ई देखिए, चार्जिंग द कॉस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ टू प्रोडक्ट। जैसे हमने देखा था ए प्रोडक्ट, बी प्रोडक्ट, सी प्रोडक्ट, या कंप्यूटर पार्ट्स और सेल फोन। तो आपको पता है कि जो भी आपकी कॉस्ट निकल के, जो भी सॉरी आपकी रेट निकल के आई थी, उसको आपने क्या करा, पर्टिकुलर अलग अलग प्रोडक्ट के बेसिस पे बांट दिया था, ए बेसिस पे, बी बेसिस पे, सी बेसिस पे। तो चार्जिंग द कॉस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ टू प्रोडक्ट, ये आ गया ई। तो ए बी सी डी ई, 22 का आएगा सी। देखिए ये मैंने ना यूट्यूब पे पहले भी थियोरेटिकल वीडियो एक तरीके से दी हुई थी। तो तब भी क्या है, मैंने एग्ज़ाम दिया था जून 19 में, तो मेरा बिल्कुल सही गया था। क्यों, क्योंकि चाहे उस वक्त मैंने अलग एक्टिविटी बताई थी कि सबसे पहले क्या करोगे, प्राइमरी सेकेंडरी करोगे एक्टिविटी, फिर ओवरहेड को क्या करोगे आप, अपोर्शन करोगे या रीअपोर्शन करोगे, उसके बेसिस पे टोटल ओवरहेड आएगा। फिर उसके बेसिस पे आप क्या करोगे, एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर निकालोगे। फिर आप कॉस्ट पूल को एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर से डिवाइड कर दोगे तो रेट निकल के आएगी, और उस रेट को क्या करोगे, पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे असाइन कर लोगे। ये मैंने बताया था। लेकिन देखिए कॉमन तो मुझे पता ही है कि क्या करना है आपको, बस कॉस्ट डिवाइड बाय क्या करना है, ड्राइवर। तो आपकी क्या निकल के आएगी, रेट निकल के आएगी। बस ये याद रख लेना, इसके थ्रू आपको सारा प्रोसेस अपने आप पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है। और लास्ट वाले प्रोसेस को याद रखना कि जो भी ये रेट होती है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे असाइन होती है, किसी पर्टिकुलर जॉब पे, या किसी पर्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट पे असाइन होती ही होती है। ठीक है, तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन पता चल गए होंगे। टिपिकल थे थोड़े से, मुझे पता है, लेकिन एक और बार वापस से आप देखना, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को कवर करना, तो आपको सारे के सारे समझ में आएंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।